नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर्स शो पर। आज 17 मार्च 2022 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन के साथ मैं राजीव शर्मा आपका स्वागत करता हूं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में, जिससे सभी को इसका लाभ मिल सके। आइए शुरू करते हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन पंजाब विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर बनाए गए हैं? ऑप्शंस देख लीजिए। इंद्रवीर निज्जर, मनजीत सिंह, भगवंत मान या जीवन ज्योति कौर। तो इसका सही आंसर है इंद्रवीर निज्जर, ऑप्शन ए। इंद्रवीर निज्जर को विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। अभी नई विधानसभा का गठन हुआ है पंजाब में और आप सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर आई है, आपकी सरकार पंजाब में बनी है। तो यहाँ पर इंद्रवीर निज्जर को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। प्रोटेम शब्द जो है वो लैटिन भाषा से आता है, जिसका अर्थ होता है फ्रॉम फॉर टाइम बीइंग, यानी कि कुछ समय के लिए। जब तक कि स्थायी स्पीकर का चुनाव नहीं हो जाता है तब तक प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है राज्यपाल के द्वारा। और संविधान के अनुच्छेद 180 के तहत राज्य विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर चुने जाते हैं। लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा प्रोटेम स्पीकर का चुनाव किया जाता है और राज्यसभा में राज्यपाल के द्वारा प्रोटेम स्पीकर का चुनाव किया जाता है। इंद्रवीर निज्जर की अगर हम बात करें तो वो एक रेडियोलॉजिस्ट हैं और पहली बार विधायक बने हैं। वो नई विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाएंगे। पहले इनको शपथ दिलाई गई है राज्यपाल के द्वारा, बनवारी लाल पुरोहित के द्वारा, और अब ये जो नए विधायक निर्वाचित हुए हैं उनको शपथ दिलाएंगे, जब तक कि नया सदस्यों के बीच से नया स्पीकर चुना नहीं जाता है, स्थायी स्पीकर। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित हैं और भगवंत मान ने यहाँ पर प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में 12 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए कोरोना टीकाकरण कब से आरंभ हुआ है? ऑप्शन देख लीजिए। 14 मार्च, 15 मार्च, 16 मार्च या 17 मार्च। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 16 मार्च। कल से ही बच्चों भारत में 12 वर्ष से ऊपर के बच्चों के लिए टीकाकरण आरंभ हुआ है। 12 से 13 व 13 से 14 बच्चों के लिए कल 16 मार्च से भारत में टीकाकरण आरंभ हुआ, यानी कि अभी तक 15 से 18 साल के बच्चों के लिए, वयस्कों के लिए टीकाकरण चल रहा था, लेकिन अब 12 से लेकर 18 तक के बच्चों के लिए टीकाकरण खुल गया है इंडिया में। इसके साथ ही कल 60 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए प्रीकॉशन डोज भी आरंभ की गई है। यह टीके की बात करें जो 12 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए लगाया जाएगा तो इसका नाम है कॉर्बोवैक्स, जो हैदराबाद की बायोलॉजिकल ई लिमिटेड कंपनी के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। बायोलॉजिकल ई लिमिटेड कंपनी जो है वो इसको सिर्फ भारत में प्रोवाइड करा रही है, लेकिन इसका जो विकास किया गया है वो टेक्सास चिल्ड्रन हॉस्पिटल सेंटर फॉर वैक्सीन डेवलपमेंट और ह्यूस्टन टेक्सास में बायलर कॉलेज मेडिसिन और एमरीविले कैलिफोर्निया में स्थित डायनामैक्स टेक्नोलॉजीज द्वारा विकसित किया गया है इन सब इंस्टीट्यूट्स के द्वारा इसको, और भारत में लाइसेंस के तहत हैदराबाद में स्थित बायोलॉजिकल ई लिमिटेड इस कार्बोवैक्स वैक्सीन को प्रोवाइड करा रही है 12 से 14 वर्ष के बच्चों के टीकाकरण के लिए। तो ये वैक्सीन का नाम आप जरूर याद रखें, कार्बोवैक्स शुरू हुआ है, जो 12 से 14 वर्ष के बच्चों को उपलब्ध कराई जा रही है। यह खुराक कोविड-19 वैक्सीन है जो कोवैक्सीन की तरह 28 दिनों के गैप में लगाई जाएगी। 15 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए 3 जनवरी 2022 से टीकाकरण आरंभ हो गया था। अभी ये 12 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए आरंभ हुआ है। कल 16 मार्च को वैक्सीन डे था। पोलियो खुराक की शुरुआत 16 मार्च को ही आरंभ हुई थी। उसी के उपलक्ष्य में 16 मार्च को वैक्सीन डे मनाया जाता है और कल से ही शुरुआत हुई है 12 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ऑप्शंस हैं गुरुग्राम में, पुणे में, बेंगलोर में या अहमदाबाद में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गुरुग्राम में भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर स्थापित किया जाएगा। गुरुग्राम में स्थित यह वर्ल्ड पीस सेंटर भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर होगा। शांति के राजदूत के नाम से प्रख्यात जैनाचार्य डॉक्टर लोकेश जी, जिनका संगठन है अहिंसा विश्व भारती संगठन, उसके द्वारा इसको स्थापित किया जाएगा। गुरुग्राम में के इस केंद्र की आवाज इसके काम से दुनिया भर में सुनी जाएगी। इसमें संयुक्त राष्ट्र और विश्व धर्म संसद भी शामिल है।
वर्ल्ड पीस सेंटर व्यक्तित्व निर्माण की एक प्रमुख संस्था के रूप में कार्य करेगा, जिसमें विभिन्न आयामों जैसे युवाओं का व्यक्तित्व विकास, महिला सशक्तिकरण, ध्यान, योग, भारतीय संस्कृति, जैन जीवन शैली आधारित वैज्ञानिक कार्यक्रमों को चलाया जाएगा और उसके माध्यम से बच्चों में संस्कार भी विकसित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। 36वीं अंतर्राष्ट्रीय भूगर्भीय कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया जाएगा? देखते हैं ऑप्शंस, गुरुग्राम, मुंबई, जयपुर या नई दिल्ली। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नई दिल्ली में 36वीं अंतर्राष्ट्रीय भूगर्भीय कांग्रेस का आयोजन किया जाएगा। नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। इसमें विश्व के विख्यात वैज्ञानिक, भूवैज्ञानिक 3 दिन के कांग्रेस है जो जिसमें भाग लेंगे विश्व के सभी विख्यात भूवैज्ञानिक। भूविज्ञान एक सतत भविष्य के लिए मूलभूत विज्ञान, इसका थीम है 2022 का। भूविज्ञान एक सतत भविष्य के लिए मूलभूत विज्ञान, और 20 से 22 मार्च के बीच में इसका आयोजन किया जाएगा वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर। खान मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी तथा बांग्लादेश, नेपाल तथा श्रीलंका की विज्ञान अकादमियों का यह एक संयुक्त प्रयास है। सारे संस्थान मिलकर ये कर रहे हैं इसको का आयोजन, और इसको भूविज्ञान का ओलंपिक भी कहा जाता है। इसका आयोजन आईजीसी के वैज्ञानिक प्रायोजक इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल कांग्रेस के तत्वाधान में 4 वर्षों में एक बार किया जाता है। 36वीं अंतर्राष्ट्रीय भूगर्भीय कांग्रेस इस अवसर पर प्रथम दिवस के कवर के साथ 3 स्मारक टिकट भी जारी करेगी। तो 36वीं अंतर्राष्ट्रीय भूगर्भीय कांग्रेस, जिसको कहा जाता है भूविज्ञान का ओलंपिक, भी उसका सम्मेलन होगा नई दिल्ली में 20 से 22 मार्च के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। भारत का पहला डिजिटल वाटर बैंक एक्वेरियम कहाँ लॉन्च किया गया? ऑप्शन देख लीजिए, बेंगलुरु, विशाखापट्टनम, हरिद्वार या नई दिल्ली में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बेंगलुरु में भारत का पहला डिजिटल वाटर बैंक एक्वेरियम लॉन्च किया गया है। इसको टी एक्वाक्राफ्ट ग्रुप वेंचर्स द्वारा बनाया गया है। यह सूचना प्रौद्योगिकी, कौशल विकास और उद्यमिता के साथ ग्रीन टेक्नोलॉजी का संयोजन करने वाला एक बहुत ही अनूठा नवाचार है। डिजिटल जल डेटा बैंक अनुसंधान और विश्लेषण से अंतर्दृष्टि और साक्ष्य भी प्रदान करता है। डिजिटल जो हमारे डेटा बैंक है, वाटर डेटा बैंक, उनसे इंसाइट्स देता है, ऐसे एविडेंस देता है जिससे कि हम विश्लेषण कर सके कि जल प्रदूषण का स्तर जल में क्या है। उनसे निपटने के लिए यह मौलिक विश्वसनीय जानकारी प्रदान करेगा। कर्नाटक के बारे में कुछ फैक्ट्स। राजधानी यहाँ की बेंगलुरु है। अभी यहाँ के मुख्यमंत्री बसवराज एस बोम्मई हैं और कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। सुश्री कुमुदबेन जोशी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वो कौन थी? ऑप्शन देख लीजिए, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश की पूर्व राज्यपाल, ऑप्शन सी तमिलनाडु की पूर्व राज्यपाल, या ऑप्शन डी उत्तराखंड की दूसरी मुख्यमंत्री। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश की पूर्व राज्यपाल थी कुमुदबेन जोशी। हाल ही में इनका निधन हो गया है। 88 वर्ष की थी और इनका पूरा नाम कुमुदबेन मणिशंकर जोशी था। 26 नवंबर 1985 से 7 फरवरी 1990 तक ये आंध्र प्रदेश की दूसरी महिला राज्यपाल थी। पहली महिला राज्यपाल वहां की शारदा मुखर्जी थी, उसके बाद दूसरी महिला राज्यपाल कुमुदबेन जोशी बनी थी। अक्टूबर 1980 से जनवरी 1982 तक ये सूचना और प्रसारण मंत्री भी रही, और 1982 से दिसंबर 1984 तक ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण उप मंत्री भी बनी थी। आंध्र प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन है। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी है। आंध्र प्रदेश गुजरात के बाद सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है और इसकी राजधानी अभी हैदराबाद है। 2014 में तेलंगाना इससे विभक्त हो गया था। उसके 10 साल बाद तक यहाँ की राजधानी हैदराबाद रहेगी। उसके बाद यहाँ की राजधानी अमरावती विकसित की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी फिल्म ऑस्कर 2022 में नामांकित होने वाली पहली भारतीय वृत्तचित्र बन गई? ऑप्शन देख लीजिए,
द वर्ल्ड ऑफ अप्पू, ऑप्शन बी राइटिंग विद फियर, ऑप्शन सी कश्मीर फाइल्स या ऑप्शन डी स्क्विड गेम्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी राइटिंग विद फियर। ऑस्कर 22 में नामांकित होने वाली भारत की पहली फीचर फिल्म बन गई है। खबर लहरिया एक समाचार पत्र है, यूपी के चित्रकूट से चलाया जाता है, 2002 में स्थापित हुआ था, जिसमें सभी दलित महिलाएं ही इसको चलाती हैं। सर्व महिला समाचार पत्र है, महिलाएं ही इसको चलाती हैं। तो उस पर ही यह फीचर फिल्म बनी है, खबर लहरिया समाचार पत्र पर ही, राइटिंग विद फियर, जिसको नामांकित किया गया है। और इसने पिछले साल सनडांस फिल्म फेस्टिवल में ऑडियंस और जूरी अवार्ड भी जीते थे। टिकट फिल्म्स द्वारा यह निर्मित है और इसके निर्माता रिंटू थॉमस है और इसकी निर्देशक सुमित घोष है। दोनों के द्वारा कंबाइंड निर्देशित हुई है राइटिंग विद फियर, ऑस्कर 22 में भारत की नामांकित पहली फीचर फिल्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ई ऑटो के पंजीकरण और खरीद के लिए माई ईवी पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया है? ऑप्शंस देख लीजिए, महाराष्ट्र के द्वारा, उत्तर प्रदेश के द्वारा, तमिलनाडु या दिल्ली के द्वारा। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी दिल्ली। ई ऑटो के पंजीकरण के लिए दिल्ली सरकार द्वारा शुरू किया गया है माई ईवी यानी कि माई इलेक्ट्रिकल व्हीकल पोर्टल, जो दिल्ली के परिवहन विभाग की वेबसाइट से उपलब्ध है। उपयोगकर्ताओं के लिए दिल्ली के परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जाकर इसको यूज कर सकते हैं और इसको विकसित किया गया है दिल्ली सरकार और कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड के द्वारा, कंबाइंड रूप से दोनों के द्वारा विकसित किया गया है। अभी दिल्ली सरकार ईवी की खरीद पर 5% ब्याज का सबवेंशन देती है। ब्याज सबवेंशन का अर्थ है ब्याज में छूट देती है 5% की। इसके अतिरिक्त दिल्ली सरकार के द्वारा 30,000 रुपए की लागू खरीद प्रोत्साहन और दिल्ली ईवी नीति के तहत 7500 रुपए तक के स्क्रैपिंग प्रोत्साहन को भी दिया जाता है। CESL यानी कि कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड के द्वारा 6 वित्तीय संस्थानों, जिसमें ये वित्तीय संस्थान है महिंद्रा फाइनेंस, आकाशा फाइनेंस, मन्नापुरम फाइनेंस, रेफिन और प्रेस्ट, इनको सूचीबद्ध किया गया है। अगर ईवी परचेज के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑटो के लिए कोई अगर लोन लेना चाहता है तो इन 6 संस्थानों के माध्यम से उसको लोन भी प्रदान किया जाता है। तो ईवी डेवलपमेंट में एक महत्वपूर्ण कदम है माई ईवी पोर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, रेजर रेमन जिनका हाल ही में निधन हो गया है वो कौन थे? फुटबॉल खिलाड़ी, टेनिस खिलाड़ी, WWE के दिग्गज या शतरंज ग्रैंड मास्टर। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी WWE दिग्गज थे रेजर रेमन, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। ये 2 बार के WWE हॉल ऑफ फेमर थे और इनका मूल नाम स्कॉट हॉल था। दिल का दौरा पड़ने से इनका निधन हो गया है। बहुत फेमस एक रेसलर थे WWE के, WWE यानी कि वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट इसकी फुल फॉर्म है, और वहां पे इनको जाना जाता था स्कॉट हॉल के नाम से। रिंग में स्कॉट हॉल इनका मूल नाम था, रिंग में इनको जाना जाता था रेजर रेमन के नाम से। 63 वर्ष के थे। वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन के साथ 1992 से ये जुड़े हुए थे। पहले वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन नाम हुआ करता था, अभी इसका नाम वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट है WWE। एक फेमस स्पोर्ट्स है, गेम है जो जिसको टीवी पर सब देखते हैं हम लोग। वह 4 बार WWE इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन थे, 4 बार इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन थे। इसके अतिरिक्त यूनिवर्सल हैवीवेट चैंपियनशिप इन्होंने जीती हुई थी और USWA यूनिफाइड वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के साथ 2 बार विश्व चैंपियन भी ये रहे थे। 2014 में स्कॉट हॉल को WWE हॉल ऑफ फेम में एक व्यक्तित्व पहलवान के रूप में शामिल किया गया था। WWE के फेमस स्कॉट हॉल जो रेजर रेमन के नाम से जाने जाते थे, इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन भारत की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक फर्म बन गई है? ऑप्शंस देख लीजिए, इंडिया कोल, नर्मदा कोलफील्ड्स, महानदी कोलफील्ड लिमिटेड या ONGC लिमिटेड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक फर्म बन गई है। महानदी कोलफील्ड लिमिटेड MCL इसको बोला जाता है। इन्होंने घोषणा की है कि 2021-22 में इन्होंने 157 मिलियन टन कोयले के उत्पादन
के साथ कोयले का उत्पादन किया है और इसके कारण ये देश की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी बन गई है। यह कोल इंडिया की ही एक सहायक कंपनी है, कोल इंडिया की सहायक कंपनी है MCL, और इन्होंने उपभोक्ताओं को 166 मीट्रिक टन से अधिक सूखा ईंधन प्रदान किया है, जो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 22% अधिक है। तो 22% अधिक सूखा ईंधन उत्पादन के साथ बन गई है देश की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी MCL। इसके अध्यक्ष और सह प्रबंधक निदेशक OP सिंह हैं, महानदी कोल फील्ड लिमिटेड के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। किस देश ने युद्ध अपराधों के लिए पुतिन की जांच के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? इंग्लैंड, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका या यूक्रेन? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। रूस और यूक्रेन के मध्य जो युद्ध चल रहा है उसमें रूसी राष्ट्रपति पुतिन पर और उसके प्रशासन पर आरोप लगे हैं कि इन्होंने बहुत सारे युद्ध अपराध किए हैं। युद्ध अपराधों में जैसे कि उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने इन पर आरोप लगाया था कि एक प्रसूति अस्पताल है यूक्रेन में, उस पर इन्होंने बमबारी की है और साथ ही आम नागरिकों पर इन्होंने अत्याचार किए हैं। इसके अतिरिक्त इन्होंने, रूस ने एक वैक्यूम बम का यूज भी किया था, जो एक केमिकल बम भी बोला जाता है और जिस पर रेस्ट्रिक्शन है प्रयोग करने पर, लेकिन उन्होंने वो प्रयोग किया है वहाँ यूक्रेन में। तो इन सब अपराधों के तहत इन सबको इनको अपराध माना गया है अमेरिका द्वारा, और यहाँ के 2 सीनेटरों द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया था 2 सप्ताह पहले कि रूस पर युद्ध अपराधों की जांच की जाए। उसी को सर्वसम्मति से पास कर दिया गया है कल अमेरिकी सीनेट ने, और अब राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उनके शासन की जांच की जाएगी आपराधिक न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में। अब ये अपने यहाँ तो इन्होंने सीनेट में पास कर दिया है, लेकिन रूसी राष्ट्रपति पुतिन इसको मानने वाले नहीं है, ये तो सभी को पता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट अपडेट है वर्ल्ड लेवल पर रूस और यूक्रेन के युद्ध के मद्देनजर। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस। आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में, इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इस तरह की करंट अफेयर्स की वीडियोस और दूसरी जी की वीडियोस आपको मिलते रहे। इसका PDF आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।